डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का एक्सपी क्लासेस में। मेरा नाम है मुकुंद। कक्षा 12 गणित के अंतर्गत हम लोग अध्याय 7 को पढ़ रहे थे। अध्याय 7 यानी समाकलन, चैप्टर नंबर 7 इंटीग्रेशन के बारे में बात कर रहे थे, जिसके अंतर्गत मैं आपको एक्सरसाइज 7.1 से लेके 7.8 तक कंप्लीट करा चुका हूं। यदि आपने पुराने वीडियो नहीं देखे हैं तो कक्षा 12 गणित की प्लेलिस्ट आपको एक बार जरूर देख लेनी चाहिए, वहां पर आपको कंप्लीट कोर्स मिल जाएगा। इसके अलावा कक्षा 12 गणित की प्लेलिस्ट में आपको मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन की भी एक सीरीज वहां पर मिल जाएगी, उसको भी वहां देख सकते हैं। अच्छी तरीके से देखिए, और जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही यूजफुल साबित हो सकती है, उसको जरूर चेकआउट कीजिएगा। इस वीडियो लेक्चर में जैसे आपको पता है एक्सरसाइज 7.9 को देखने वाले हैं, जिसमें आपका कॉन्सेप्ट और एग्जाम्पल रहेंगे। इसके अलावा यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अगर आपको अच्छा लग जाए तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, आप वीडियो के कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स जरूर कीजिए। हर एक स्टूडेंट्स को कमेंट्स जरूर करना है। आपकी जो भी राय है, सुझाव है, आपको वीडियो लेक्चर जैसा भी लगता है, अच्छा बुरा जो भी बात है, आप अपने कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके राय जरूर दीजिए। और अगर आप लाइव क्लासेस को पढ़ना चाहते हैं, लाइव क्लासेस एंजॉय करना चाहते हैं, तो हमारी एप्लीकेशन भी उपस्थित है। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर प्ले स्टोर में सर्च कीजिए एक्सपी क्लासेस, वहां से भी आप एक्सपी क्लासेस को डाउनलोड करके लाइव क्लासेस को एंजॉय कर सकते हैं, जिसके अंतर्गत आपको लाइव क्लासेस, पीडीएफ, नोट, सॉल्यूशन और एक डेडिकेटेड व्हाट्सएप ग्रुप दिया जाता है, ताकि अगर आपको कोई डाउट होता है तो आप उस ग्रुप की मदद से अपने डाउट क्लियर कर सकते हैं। तो चलिए ज़्यादा देर ना लगाते हुए इस वीडियो लेक्चर को स्टार्ट करते हैं, जिसके अंतर्गत हम लोग एक्सरसाइज 7.9 का पार्ट 1 देखने वाले हैं। आगे बात करते हैं। और अभी आप लोग जो निश्चित समाकलन है, यहाँ पर है आपका कलन की आधारभूत प्रमेय यानी फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस, इसको आप क्षेत्रफल प्रमेय यानी एरिया फंक्शन बोल रहे हैं। और यही चीज़ है आपका निश्चित समाकलन यानी डेफिनेट इंटीग्रल। तो अभी आपने डेफिनेट इंटीग्रल को मैं आपको समझा चुका हूँ, निश्चित समाकलन को एक बार फिर से समझा देता हूँ। और 7.8 में योगफल की जो योगफल वाला नियम था, उसके आधार पे आपने सवाल लगाए थे, ठीक है। योग की सीमा के रूप में आपने निश्चित समाकलनों का मान ज्ञात किया था। तो वहां पर लिमिट वाले दो फॉर्मूले थे, उनसे आपने एक्सरसाइज 7.8 लगाई थी। अब यहाँ पर आपका मेन फॉर्मूले के आधार पे यहाँ पर अपन निश्चित समाकलन को हल करने वाले हैं एक्सरसाइज 7.9 में, ठीक है। तो निश्चित समाकलन के बारे में मैं आपको बता चुका हूँ, एक बार फिर से आप समझ सकते हैं कि जब किसी फलन का समाकल किन्हीं दो निश्चित सीमाओं के लिए ज्ञात किया जाता है तो उसे निश्चित समाकलन यानी कि डेफिनेट इंटीग्रल कहते हैं। ये हो गई परिभाषा। अगर हम समाकलन कर रहे हैं और समाकलन दो निश्चित आपकी सीमाओं के लिए ज्ञात कर रहे हैं, दो निश्चित सीमाओं के लिए, दो निश्चित आपकी लिमिट के लिए ज्ञात कर रहे हैं, तो वो हो गया निश्चित समाकलन। बस इतनी सी बात रहती है। तो निश्चित समाकलन का मान एक अद्वितीय मान प्राप्त होता है। निश्चित समाकलन का एक अद्वितीय मान होता है। इसे इंटीग्रेशन ऑफ a टू b fx dx इस प्रकार से प्रदर्शित करते हैं, जहां a को समाकलन की निम्न सीमा यानी लोअर लिमिट और b को समाकलन की उच्च सीमा यानी अपर लिमिट कहते हैं या कहलाती हैं। तो माना x के सापेक्ष फलन fx का समाकलन कैपिटल fx है, ये अपन लेके चलते थे, ठीक है। fx का अगर आप समाकलन कर रहे हैं तो उससे जो प्रोडक्ट निकल रहा है यानी समाकलन करने के बाद वो कैपिटल fx ले लिया। तो यदि इंटीग्रेशन ऑफ स्मॉल fx, इंटीग्रेशन ऑफ fx आपको हम कह रहे हैं भाई कैपिटल fx है, तो यहाँ से फॉर्मूला बनता है कि इंटीग्रेशन ऑफ a टू b fx dx बराबर, इस तरीके से लेते हैं कैपिटल fx एंड अपर लिमिट ऊपर एंड लोअर लिमिट इस तरीके से राइट हैंड साइड पे, मतलब दाहिनी तरफ b और a इस तरीके से ले लेते हैं। तो फॉर्मूला आपका बन जाता है कि इंटीग्रेशन ऑफ a टू b fx dx बराबर fb माइनस fa, ये बन जाता है। यानी अपर लिमिट पहले रख देंगे, फिर माइनस लगा के लोअर लिमिट कर देंगे। तो निश्चित समाकलन का मान अद्वितीय होता है। यहाँ पर आप देख रहे हैं कोई भी एक अचर पद नहीं लिया गया है, ठीक है। और अनिश्चित समाकलन में जो आप कर रहे थे, जहाँ पर लिमिट नहीं थी, अपर लिमिट और लोअर लिमिट नहीं थी, वहाँ आप देख रहे थे कि हर बार आप प्लस c एक अचर पद ले रहे थे, और इसमें आपको अचर पद लेने की जरूरत नहीं होती। अब आपसे अगर ये सवाल बन भी जाता है कि सिद्ध करो कि निश्चित समाकलन का मान अद्वितीय होता है,
सिद्ध करो कि निश्चित समाकलन का मान अद्वितीय होता है। ये अगर एक क्वेश्चन बने तो आप कैसे बताएंगे कि इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स डी एक्स बराबर एफ एक्स प्लस सी, आपने ये ले लिया, आपको पता है अगर किसी चीज़ का आप समाकलन करते हैं, ठीक है, तो एक अचर पद सी लेते हैं, तो यहाँ पर भी वही काम किया। अब यहाँ पर क्या होगा, देखो एफ एक्स है तो एफ एक्स का यहाँ पर क्या कर रहे हैं कि ये निश्चित समाकलन ए टू बी से समाकलन कर रहे हैं, इंटीग्रेशन ऑफ ए टू बी एफ एक्स डी एक्स ले रहे हैं, तो यहाँ से क्या मिलेगा, इस आधार पे एफ एक्स प्लस सी, ठीक है। और आपको जो लिमिट लिखनी है यहाँ पर लोअर लिमिट और अपर लिमिट इस प्रकार से। अब सबसे पहले आप अपर लिमिट की वैल्यू रखेंगे यानी एफ बी प्लस सी और बीच में लगाएंगे माइनस। अब लोअर लिमिट रखेंगे एफ ए प्लस सी, माइनस का अंदर गुणा कर लीजिए तो एफ बी प्लस सी माइनस का एफ ए माइनस सी, तो ये प्लस माइनस आपका कट गया, प्लस सी और माइनस सी कट जाएंगे। तो यहाँ से आपने देखा कि चूंकि अचर पद कट गए तो यहाँ से क्या करें कि ए टू बी एफ एक्स डी एक्स क्या वैल्यू निकल रही है, एफ बी माइनस का एफ ए। तो ये कहलाता है, यहाँ से आप बता रहे हैं कि निश्चित समाकलन का जो मान होता है वो अद्वितीय होता है, ठीक है, एक फिक्स वैल्यू प्राप्त होती है। और यहाँ पर भी जो फिक्स वैल्यू प्राप्त होगी वो आपकी किसी ना किसी आपकी अचर पद के रूप में प्राप्त होगी, संख्या के रूप में प्राप्त होगी, आपके एक्स वाई जेड के रूप में प्राप्त नहीं होती है, ठीक है। इस बात को समझिएगा, एक्स वाई जेड नहीं रहता है, अचर संख्या के रूप में रहता है। और एक चीज और आपको याद रखना है, क्या याद रखना भैया, कि जो इंटीग्रेशन ऑफ ए टू बी एफ एक्स डी एक्स ले रहे हैं इसका मतलब होता है एरिया। क्या मतलब होता है, ये एरिया, ठीक है। इसीलिए आप इसको एरिया आप कह रहे हैं कि क्षेत्रफल फलन यानी कि एरिया फंक्शन के बारे में बात करें, तो ये आप ध्यान रखेंगे, ए टू बी एफ एक्स डी एक्स किसको बताता है, एरिया को बताता है, ठीक है। आगे बात करते हैं और उदाहरण नंबर 28 देखते हैं, निम्नलिखित समाकलनों का मान याद कीजिए, ठीक है। तो उदाहरण नंबर 28 में आपको 4 सवाल दिए। पहला सवाल दिया है आपको कि इंटीग्रेशन ऑफ 2 to 3 एक्स स्क्वायर एंड डी एक्स, ठीक है, आपको समाकलन करना है जहाँ पर अपर लिमिट 3 है, लोअर लिमिट 2 है, एक्स स्क्वायर डी एक्स, ठीक है। तो आपको पहली बात तो ये पता है कि एक्स स्क्वायर का समाकलन क्या होता है, एक्स की पावर 3/3, ठीक है। तो एक्स की पावर 3/3 के हिसाब से ये बन जाएगा एक्स की पावर 3/3। एंड लिमिट कहाँ लेते हैं, लिमिट लेते हैं आप यहाँ पर इस तरीके से, ठीक है, दाहिनी तरफ इस तरीके से लिखते हैं। अच्छा, यहाँ पर क्या करेंगे, ये 1/3 कांस्टेंट है, इसको आप बाहर रख दीजिए। देखिए यहाँ पर करने का तरीका ये है कि इस 1/3 को आप बाहर रखें या फिर 1/3 को साथ में भी लेके जा सकते हैं। कैसे, मैं दोनों तरीके से समझा दे रहा हूँ, ठीक है। देखो यहाँ पर समझना, पहले मैं क्या करता हूँ, 1/3 कांस्टेंट है, इसको बाहर निकाल लीजिए, तो 1/3 एंड अब आप अपर लिमिट रखिए तो 3 की पावर 3 माइनस एंड लोअर लिमिट 2 की पावर 3। इस तरीके से देखिए 1/3 ये हो जाएगा 27 माइनस का 8, तो 27 में से 8 गया 19, तो ये हो जाएगा 19/3। ऐसे आप सोच सकते हैं। इसके अलावा अगर मैं बात करूं या फिर आप ये कहें कि आप अपोन में जो 3 है उसको बाहर ना भी निकालें, तो इसको आप ऐसे कर रहे हैं कि 3 की पावर 3/3 माइनस का 2 की पावर 3/3, सिंपल जी, ठीक है। अगर आप इस तरीके से चाहें तो 27/3 माइनस का 8/3। अब यहाँ पर आपको लासा लेना पड़ेगा, अपॉन में 3, 27 माइनस 8, तो ये हो जाएगा आपका 19/3। कैसे भी कर सकते हैं, आपकी मर्जी, ठीक है, दोनों तरीके देख सकते हैं। देखो ये जो 3 है ये आपका अचर पद है, तो चाहो तो बाहर निकाल लो और बाहर करके आप उसको हल कर लो, चाहे तो साथ में लेके भी कर सकते हैं। तो देख सकते हैं दोनों ही तरीके से आप चीज़ों को हल कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा सवाल आपको कह रहा है कि इंटीग्रेशन ऑफ 4 to 9 एंड √x, अंश में √x अपॉन में 30 माइनस x की पावर 3/2 एंड इसका होल स्क्वायर हो रहा है एंड dx, ठीक है। तो सबसे पहले सवाल को समाकलन बनना चाहिए। सबसे पहले आपको समाकलन बनना चाहिए, तो कैसे, जो आपको हर में दिया है, माना हर के सिस्टम को मान लेंगे, तो माना कि 30 माइनस एक्स की पावर 3/2 बराबर t, ठीक है। अब इसका अवकलन कर रहे हैं तो 30 का हो जाएगा 0 और माइनस का घात क्या होती है अवकलन में, घात आगे आ जाती है 3/2 और घात में 1 की कमी,
3/2 में 1 घटाएंगे तो 1/2 बचेगी घात, ठीक है ना। अवकलन करना आपसे बनता है dx बराबर dt। तो यहां पर x की पावर 1/2 को आप लिख लीजिए √x एंड dx, और इसको आप पलट रहे हैं तो ये हो जाएगा -2/3 एंड dt, ठीक है। इसमें कोई समस्या नहीं है। अब इस चीज को पुट कर रहे हैं आप, तो यहां से मिल रहा है आपको इंटीग्रेशन 4 to 9 √x dx हो रहा है -2/3 dt एंड अपॉन में ये जा रहा है t का होल स्क्वायर, और ये है भाई -2/3 एंड dt, ठीक है। तो -2/3 बाहर निकाल लो, -2/3 बाहर निकले हैं क्योंकि कांस्टेंट है। 4 की पावर ये 4 to 9 मतलब लोअर लिमिट 4 है, अपर लिमिट 9 है, और t की पावर ऊपर जाएगा, t की पावर -2 एंड dt, ठीक है। सो यहाँ से मिल गया -2/3। अच्छा ये कितना हो जाएगा, t की पावर -1, क्योंकि घात में 1 जोड़ते हैं। समाकलन करने में आपको फॉर्मूला याद होगा कि घात में 1 जोड़ते हैं और जो घात आती है उसी को हर में रखते हैं, और यहाँ पर लिमिट चली जाएगी 9 से 4। अच्छा ये जो -1 है, जैसे मैंने आपको बताया कि -1 कांस्टेंट, इसको बाहर निकालो तो ये -1 और ये -2/3 ये प्लस बना देगा, तो ये हो जाएगा भाई 2/3। और t के स्थान पे आप हल किसके लिए कर रहे थे भाई, हल आप कर रहे थे x के लिए, तो यहाँ से कितना बचना है, यहाँ t के लिए वैल्यू मत रखना। ये जो लिमिट थी 9 to 4 ये लिमिट x के लिए थी, इस बात को ध्यान रखिएगा। अगर आपको t के लिए लिमिट करनी है तो फिर आपको यहाँ से चेंज करनी पड़ेगी लिमिट, इस बात को ध्यान रखिए। ये 9 और 4 किसके लिए लिमिट थी, 9 एंड 4 t के लिए लिमिट थी, किसके लिए, t के लिए, x के लिए, सॉरी 9 एंड 4 किसके लिए लिमिट थी, 9 एंड 4 x के लिए लिमिट थी। लेकिन अगर आपको यहाँ पर t के लिए, अगर आप यहाँ पर ऐसे मत कर दीजिएगा कभी कि 1/t है 9 एंड 4, और अब यहाँ पर t की वैल्यू 9 और 1/9 एंड माइनस का 1/4 कर दें, ऐसा नहीं करेंगे, ठीक है। पहले t की वैल्यू रखें, तो आप t का मान रख रहे हैं, t की वैल्यू रखनी है अपन को 30 माइनस t का मान कितना रखना है, 30 माइनस x की पावर 3/2, ठीक है। तो ये वैल्यू यहाँ पुट कर देते हैं, तो 2/3 एंड 1 ये है 30 माइनस x की पावर 3/2, और ये है 9 एंड 4, ठीक है। अब वैल्यू पुट करेंगे तो 2/3 और यहाँ आएगा 1/30 माइनस 9 की पावर 3/2 माइनस का 1/30 माइनस 4 की पावर 3/2, ठीक है। तो अब इसको समझिए कि ये 9 की पावर 3/2 एंड 4 की पावर 3/2 ये कितना बनेगा। तो अगर मैं कहूँ 9 की पावर 3/2 ये 27 निकल के आएगा। कैसे कि ये 9 ले लो, इसकी पावर 1/2 ले लो, इसकी पावर ले लो 3, तो ये हो जाएगा √9 की पावर 3 यानी 3 की पावर 3 क्या कितना निकल के आएगा 27। इसी प्रकार 4 की पावर 3/2 की अगर मैं बात करूँ, 4 की पावर 3/2, तो यहाँ पर आप कह रहे हैं कि 4 की पावर 1/2 इसकी पावर 3 यानी √4 की पावर 3 यानी कि 2 की पावर 3 यानी कि 8, ठीक है। तो अब यहाँ पर 27 और यहाँ पर आप 8 रख रहे हैं, सो 2/3 1/30 माइनस का 27 माइनस का 1/30 माइनस का 8, तो यहाँ से मिल रहा है 2/3 और ये हो गया 1/3 माइनस का 1/22, ठीक है। तो कितना आ जाएगा 2/3 और लासा आएगा 22 गुणे 3 में, और ये आएगा 22 माइनस का 3, है ना। तो 2 से हम 22 को काट सकते हैं 11 बार में, यहाँ बचेगा 11 और यहाँ हो रहा 19/3 गुणे 11 गुणे 3, 11 ये हो गया 3 का 9 और 11 से गुणा करेंगे तो 99, तो 19/99, ठीक है इस बात को। और जो मैंने आपसे बात कही कि यहाँ पर गलती मत कर दीजिएगा, आप डायरेक्ट 9 एंड 4 नहीं रखेंगे, क्योंकि ये जो 9 और ये 4 दिया है ये किसके लिए लिमिट दी थी, ये x के लिए लिमिट दी थी, t के लिए लिमिट नहीं दी थी, याद रखिएगा इस बात को। अगर t के लिए लिमिट निकालनी है, मान लो अगर मैं कहूँ आपसे भाई t के लिए लिमिट क्या होगी, आप कह सकते हैं ना, ठीक है सर ये x के लिए लिमिट हो गई आपने कह दिया, लेकिन t के लिए लिमिट क्या होगी, तो t के लिए लिमिट आप यहाँ से जो आपने माना है वहां से निकालेंगे। कैसे निकालेंगे वो भी मैं समझा सकता हूँ, देखिए कैसे कि ये है t बराबर कितना 30 माइनस x की पावर
3/2। बात समझिएगा, 30 माइनस एक्स की पावर 3/2। अब क्या रखिए, जब सवाल कह रहा है कि जब x बराबर 4 तो t बराबर कितना हो जाएगा भाई, देख सकते हैं हम t बराबर 30 माइनस 4 की पावर 3/2। अब आपको पता है 4 की पावर 3/2 कितना हो रहा था, 8 हो रहा था, तो ये निकलना है 30 माइनस 8 बराबर 22। तो t के लिए लोअर लिमिट 22 हो जाएगी। और जब x बराबर 9 तो t बराबर कितना कह रहे हैं भाई, 30 माइनस 9 की पावर 3/2 यानी कि 30 माइनस का 27 एंड 3। तो जब x का मान, जहां x का मान 9 था वहां आप t का मान कितना रखेंगे, 3 रखेंगे। बात समझ में आई होगी आपको, ठीक है। हाँ, जैसे अगर आपको इसको t के लिए हल करना पड़ता तो यहां पर 9 की जगह आप रखते 3 और 4 की जगह रखते आप 22, अगर t के लिए हल करते। लेकिन अगर आप x के लिए हल करेंगे तो लिमिट वही रखेगी, लेकिन फिर आपको t की वैल्यू बदलनी पड़ेगी। अब आप मेरी पूरी बात समझ गए होंगे। तो इस तरीके से करना था सवाल, इस बात को ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं और तीसरा क्वेश्चन देखते हैं भाई। जो तीसरा क्वेश्चन कह रहा, क्या कह रहा तीसरा क्वेश्चन, कि इंटीग्रेशन ऑफ 1 to 2 एंड x dx अपॉन में x प्लस 1 एंड x प्लस 2। अब आपको पता होगा इस सिस्टम को, ये भिन्न है, क्या, इसको आप आंशिक भिन्नों के रूप में पहले कन्वर्ट करेंगे। आंशिक भिन्नों में करेंगे x प्लस 1 x प्लस 2। तो कैसे करते हैं, आंशिक भिन्न वाला सिस्टम याद होगा आपको, a अपॉन एक्स प्लस 1 प्लस b अपॉन एक्स प्लस 2। यहाँ पर आप कर रहे हैं लासा, सो x प्लस 1 एंड x प्लस 2, और a के साथ आता है x प्लस 2 प्लस b के साथ आता है x प्लस 1 एंड x अपॉन एक्स प्लस 1 एंड x प्लस 2। तो यहाँ पर ये नीचे वाला x प्लस 1 x प्लस 2 से आपका ये सिस्टम कट जाएगा, और यहाँ पर आप ले रहे हैं x बराबर a एंड x प्लस 2 प्लस b एंड x प्लस 1। और मैंने आपसे क्या कह रहा कि ये बीच वाला सिस्टम आपको लिखने की जरूरत नहीं होती, आप डायरेक्ट यहाँ से यहाँ आइए, ठीक है। और ये चीज़ मैं आपको कई बार कह चुका हूँ। तो यहाँ से अब आप क्या कर सकते हैं, एक तो कर सकते हैं तुलना वाला काम, ठीक है। दूसरा आप कर सकते हैं कि x प्लस 2 को आप एक बार 0 कीजिए और एक बार x प्लस 1 को 0 कर लें, इस हिसाब से भी कर सकते हैं। तो आपने कहा कि यदि x प्लस 2 बराबर 0, तो x बराबर आप कितना ले रहे हैं, माइनस का 2। अब वैल्यू रख दो। अच्छा, x प्लस 2 अगर 0 है तो यहाँ वाला a वाला पार्ट 0 हो जाएगा। कौन सा पार्ट, a वाला। तो यहाँ पर -2 बराबर b एंड x की जगह -2 प्लस 1, तो कितना मिलेगा, -2 बराबर b एंड -1। तो यहाँ से b की वैल्यू मिल गई अपन को 2, ठीक है। b की वैल्यू कितनी मिल गई, 2। और यदि x प्लस 1 बराबर 0 तो x बराबर -1, ठीक है। अब x की वैल्यू -1 रख रहे हैं, -1 बराबर x प्लस 1 यहाँ पर रखा तो ये b वाला पार्ट 0 हो जाएगा, तो ये a एंड -1 प्लस 2, तो -1 बराबर a एंड ये आएगा 1। तो यहाँ से हो जाएगा a की वैल्यू कितनी, -1। तो यहाँ से आप कर रहे हैं x अपॉन x प्लस 1 एंड x प्लस 2 बराबर a का मान कितना, -1 अपॉन x प्लस 1 हो जाएगा, और b का मान 2 रख रहे हैं तो 2 अपॉन x प्लस 2 हो जाएगा। सिंपल, ठीक है। अब इस वैल्यू को आप निकालना है, तो इंटीग्रेशन था कि 1 से 2, 1 से 2, और x अपॉन x प्लस 1 x प्लस 2 एंड dx। तो इसकी जगह आ रहा भाई कि 1 से 2 है लिमिट, और यहाँ पर जो सिस्टम है -1 अपॉन x प्लस 1 प्लस का 2 अपॉन x प्लस 2 एंड dx। अब आपको तो यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा, अभी आपको ये सिस्टम पता है, ये किस में कन्वर्ट होता है, लॉग में कन्वर्ट हो जाता है, ये आपको पता है ना। तो यहाँ से मिल जाएगा माइनस का लॉग x प्लस 1 प्लस का 2 इंटू लॉग x प्लस 2, इतना सिस्टम हो जाएगा, ठीक है। अभी यहाँ पर लिमिट जाएगी 1 से 2 के लिए, तो पहले आप अपर लिमिट रख देते हैं, माइनस का लॉग 2 प्लस 1 प्लस 2 इंटू लॉग 2 प्लस 2, इतना सिस्टम।
एंड लोअर लिमिट घटा देंगे सो माइनस का log 1 प्लस 1 प्लस 2 log एंड 1 प्लस 2, ठीक है, इतना। तो ये हो जाएगा माइनस का log 3 प्लस 2 log 4, ठीक है, और माइनस का log 2 प्लस 2 log 3, इतना सिस्टम, ठीक है। सो माइनस का log 3 प्लस 2 log 4 माइनस प्लस log 2 एंड माइनस का 2 log 3। अब आपको पता है log के आगे अगर कोई चीज़ होती तो वो पावर में चली जाएगी, तो माइनस का log 3 प्लस यहाँ log कर रहे हैं 4 की पावर 2 प्लस log 2 माइनस log 3 की पावर 2, है ना। सो माइनस log 3 और प्लस का log ये हो गया 16 प्लस log 2 माइनस log 9। अब ये माइनस वाला सिस्टम एक साइड कर लो, तो यहाँ पर आप ले रहे हैं log 16 प्लस log 2 और माइनस से माइनस कॉमन निकाल लेंगे तो log 3 प्लस log 9, है ना। अच्छा, अगर प्लस में है log तो ये गुणा हो जाता है, तो 16 गुणे 2 और माइनस का यहाँ पर आएगा log में 3 गुणे 9, ठीक है। और ये चीज़ अगर माइनस में है तो log a माइनस log b क्या होता है, log a अपॉन b, तो log 16 दूनी 32 बटे 27, ये हो जाएगा भाई आंसर। क्लियर है बात। तो इस तरीके से लगाने ना, देख लेना कहीं पर भी कोई सिस्टम में आपको कोई प्रॉब्लम नज़र आती है कि जो समझ में नहीं आई, वो आप देख सकते हैं रिवर्स करके, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, उदाहरण नंबर 28 का आपका जो चौथा क्वेश्चन है वो देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा कि इंटीग्रेशन और लिमिट है 0 से π/4 साइन q2t इंटू का cos 2t एंड dt, ठीक है। सो ये है अपने पास। अब यहाँ पर अपन को सिंपली साइन 2t को मान लेना है कुछ, ठीक है। तो साइन 2t को मान के चलते हैं, मान लो x, है ना, और ये t के लिए सिस्टम है, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर आप कर रहे हैं कि माना साइन 2t बराबर x मान लो, ओके। सो इसका आप अवकलन करेंगे तो मिलेगा कितना, देखो 2 cos 2t मिलता है एंड dt। अवकलन में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए ना। साइन का हो जाएगा cos 2t एंड 2t का फिर से करेंगे तो 2 निकल के आएगा, तो 2 cos 2t हो जाएगा। एंड cos 2t के लिए चाहिए अपन को, तो cos 2t इंटू dt बराबर dx अपॉन 2। और ध्यान रखना ये जो लिमिट दी है वो किसके लिए दी है, t के लिए दी है, ना कि x के लिए। तो यहाँ से कितना निकल के आएगा कि 0 से π/4 एंड ये हो जाएगा x की पावर 3 इंटू का cos 2t एंड dt हो जाएगा dx अपॉन 2। तो 1/2 बाहर निकाल लो, 1/2 बाहर निकाला, 0 से π/4 x की पावर 3 इंटू का dx। सो 1/2 एंड x की पावर 4/4 एंड लिमिट है 0 से π/4। अब सिंपली x के स्थान पे आपको रखना है साइन 2t, कितना रखना है, साइन 2t। उससे पहले ये 4 को बाहर निकाल लेंगे तो 1/2 मल्टीप्लाई 4 एंड ये है भाई साइन 2t, लिमिट है 0 से π/4, ठीक है। तो 1/8 एंड साइन 2t के लिए यहाँ पर लिमिट रख देंगे, तो साइन 2 इंटू का π/4 माइनस का साइन एंड 2 इंटू 0, ठीक है। तो ये हो रहा 1/8। अच्छा, ये कितना कहलाएगा, साइन π/2 माइनस का साइन 0। तो साइन 90 का मान होता है 1/8, साइन 90 का मान 1 एंड साइन 0 का मान 0। तो ये कितना निकल के आएगा, आंसर आ जाएगा 1/8, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं भाई, बहुत ही सिंपल सवाल है, बहुत ही सिंपल चीज़ है, बहुत ही साधारण सवाल है, कोई ज़्यादा कठिन आपको लगेंगे नहीं, कोई ज़्यादा दिक्कत आएगी नहीं। तो इस तरीके से आपका ये 7.9 का जो कॉन्सेप्ट एंड एग्जाम्पल था कंप्लीट होगा। अब एक्सरसाइज 7.8 को देखेंगे और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना और बेहतरीन वाले कमेंट्स जरूर कर दीजिएगा। आपको हर हाल में हर एक स्टूडेंट्स को कमेंट्स जरूर करना है कमेंट्स बॉक्स में। साथ ही वीडियो को लाइक कर लीजिए और लाइव क्लासेस को पढ़ना चाहते हैं तो हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर प्ले स्टोर में सर्च कीजिए XP क्लासेस, वहाँ से आप ज्वाइन करके हमें लाइव क्लासेस को भी इंजॉय कर सकते हैं।
तो इस प्रकार से यह वीडियो यहीं समाप्त होता है। उम्मीद है, आशा है, होप है यह वीडियो आपको बहुत ही ज्यादा अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा और कोई भी समस्या नहीं रही होगी। यदि वीडियो आपको अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल नोटिफिकेशन को ऑल सेलेक्ट जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि कोई भी वीडियो अगर आता है आप बेल नोटिफिकेशन को ऑल सेलेक्ट करे रहेंगे तो कोई भी वीडियो आने पर उसका नोटिफिकेशन, उसका अपडेट आपको तुरंत के तुरंत मिल जाएगा और आपकी कोई भी क्लास मिस नहीं होगी। इस बात को ध्यान रखिएगा और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। यदि आपको वीडियो बहुत ही ज्यादा अच्छा लग जाता है तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट्स करना मत भूलिए। कमेंट्स करके ये बताइए कि आपको ये जो कोर्स मिलते हैं ये आपके लिए कितने ज्यादा यूजफुल साबित होते हैं। इसके अलावा यदि आप डायरेक्ट मुझसे पढ़ना चाहते हैं तो एक्सपी क्लासेस का खुद का ऐप उपस्थित है, प्ले स्टोर में जाइए, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं या लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। तो लाइव क्लासेस के लिए हमारे ऐप को डाउनलोड जरूर कीजिए। वहां पर आपको फ्री पीडीएफ सॉल्यूशन, नोट्स और डाउट क्लियरेंस कराए जाते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं आती है। तो मिनिमम प्राइस पर और मिनिमम फीस पर आप उस क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। बहुत ही मिनिमम से मिनिमम आपकी फीस रहती है, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो आगे बढ़ते हैं और साथ ही यदि आप हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के हैंडल को फॉलो करना चाहते हैं तो फॉलो भी कर सकते हैं, जैसे कि फेसबुक, टेलीग्राम, ट्विटर एंड इंस्टाग्राम। यहां पर आप हमसे पर्सनल बात भी करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं होती है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे सभी के। एप्लीकेशन को जरूर डाउनलोड करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसी के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।